में लूटमार शुरू हो गई थी, दंगे शुरू हो गए थे। राजीव गांधी आए हैं, आके वो अपनी माँ की बॉडी के साथ 3 दिन तक बैठे रहे, खड़े रहे और अपनी अपनी बीवी को संभालते रहे। सोनिया गांधी की गोद में इंदिरा गांधी का खून बहा था। वो लेके गई थी अपनी गोद में लेटा के एम्बेसडर गाड़ी में, और खून से लथपथ हो गई थी उनकी साड़ी और पूरा। तो खून का रिश्ता तो सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी का उस वक्त बना था जब वो खून जो है उनकी गोद में आया था कि राजीव जी का पूरा ऊपर का ही उड़ गया। और पहचान कैसे हुई थी कि लोटो शूज पहने हुए थे वो लोटो शूज मेरे पास भी, मुझे भी राजीव गांधी ने दिलवाए थे लोटो शूज। बीजेपी और हिंदू महासभा का भी मानना यह था कि हम हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, 2 अलग अलग कौमें हैं, तो इसलिए अच्छा है कि ये जाएं, बाहर हो जाएं। तो जिन्ना पे इसका महात्मा गांधी पे या नेहरू पे जिम्मेवारी डालना मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है, झूठ है। सर, जिन्ना जी की जीत के कारण क्या थे? पाकिस्तान जो बन जिन्ना गया, की तो कोई जीत हुई नहीं, जिन्ना की तो जीत हुई नहीं। जिन्ना मुस्लिम लीग को जो 46 का इलेक्शन हुआ है उसमें कुछ सूबों में कामयाबी मिली है। मेरी उम्र उस वक्त 27 साल की थी और मुझे इंदिरा गांधी ने, जबकि लोग कांपते थे इंदिरा गांधी का वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी सब इंटरव्यू चाह रहे थे, तो 1977 में मैंने इंदिरा गांधी का इंटरव्यू किया, जबरदस्त इंटरव्यू था। मेरा झगड़ा हो गया श्री अरुण नेहरू से। अरुण नेहरू होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर बाद में बने जब इंदिरा गांधी, संजय की डेथ हुई है। संजय की डेथ के बाद अरुण नेहरू बहुत पावरफुल हो गए। अरुण नेहरू गेम खेल रहे थे पंजाब में और कश्मीर में। राजीव जी के देहांत हुआ, वो भी मैं आंखों देखा है मेरा सब कुछ, लेकिन राजीव जी का जो देहांत हुआ उसके बाद मेरा दिल टूट गया और मैं अपने को विड्रॉ कर लिया। 2-3 महीने मैं बिल्कुल नहीं गया किसी कांग्रेस के किसी फंक्शन में। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी का खास कार्यक्रम पॉडकास्ट यानी अनफिल्टर्ड अड्डा। आज के खास मेहमान हैं आई विटनेस बुक यानी किताब लिखने वाले शाहिद सिद्दीकी। वो शाहिद सिद्दीकी साहब जो नेता रहे, पत्रकार रहे, लेकिन कभी मंत्री और मंत्रालय की चाहत में नहीं रहे। और ऐसा हिंदुस्तान का, आज़ाद हिंदुस्तान का कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री या कोई पॉलिटिकल पार्टी रही होगी जिससे या जिसके बारे में शाहिद सिद्दीकी को पता ना हो। बस आप नाम लीजिए किसी का और शाहिद सिद्दीकी साहब बताना शुरू करेंगे। स्वागत है शाहिद साहब। धन्यवाद चौहान साहब। आई विटनेस जी, आंखों देखा, शाहिद, ये मतलब बहुत टाइम से लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसा मिले देश में जो आई विटनेस पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को लेके लिखे। हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की, लिखना नहीं चाह रहे थे। तीसरा और मेरा एक रूप है, मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया 16-17 बरस। हाँ, तो एक शिक्षक। तो मैंने उस एंगल से चीज़ों को एनालाइज किया है, क्योंकि पत्रकार लिमिटेड देखता है, पॉलिटिशियन क्योंकि कुएं के अंदर होता है तो कुएं का मेंढक हो जाता है, वो कुएं के बाहर नहीं देख पाता है। जो इंटेलेक्चुअल होता है वो पूरी तस्वीर को देखता है। तो मेरी किताब में पूरी तस्वीर जो है भारत की पिछले 75-77 साल की वो लाया हूं, लेकिन वो तस्वीर तब बनती है जब मैं पॉलिटिशियन की हैसियत से बीच में रहा हूं तमाम नेताओं के, और पत्रकार की हैसियत से सबका ऑब्जर्व करता रहा हूं, सबका मैं चश्मदीद रहूं, अपनी आंखों देखा, मेरा आई विटनेस हूं। तो तीनों चीजों को जब मिलन होता है तो फिर ये किताब बनती है। शाहिद साहब जी, जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तब से कौमें भी बट गई, हिंदू और मुसलमान में। जी, लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मेरे बैठे हुए हैं जी, जिनकी सहारनपुर में भी रिश्तेदारी, मां सहारनपुर की, जी, कन्वर्टेड हिंदू से मुस्लिम में, जी, पिता गाजीपुर में। जी। थोड़ा सा अपने बारे में, शाहिद सिद्दीकी के बारे में, आज की जो जनरेशन है उससे बताएंगे। देखिए, मेरे जो ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो नवाब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद में उनके दरबार में थे, और जब प्लासी में हार हुई है लॉर्ड क्लाइव के हाथों और गद्दारी हुई है उनके साथ, तो फिर ये काफ़ी लोग जो है आके बसे गाज़ीपुर में। और इसीलिए गाज़ीपुर के में देखेंगे खासतौर पर मुसलमानों में, पुलिस में और फौज में बहुत आए। हवलदार अब्दुल हमीद भी उसी गाज़ीपुर से थे और बहुत लड़ाका लोग थे। तो मेरी जो दादा थे वो पुलिस में थे, और जो मशहूर डाकू था सुल्ताना, तो सुल्तान सिंह डाकू जो था
उसको मारने में कैप्टन यंग की एक टीम बनाई गई थी खास, कि जिसका काम था कि उसको ढूंढ के मारें, बड़े बड़े इनाम थे उसके लिए। तो उसमें मेरे दादा ने बहुत रोल प्ले किया, वो बिजनौर में रहे और वहाँ से कैप्टन यंग की टीम में शामिल थे और इसको मारने में बड़ा मेजर रोल उन्होंने प्ले किया। और इसके बदले में उनको बड़ी ज़मीनें दी अंग्रेज़ों ने गाज़ीपुर में। तो लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो विद्रोही थे बचपन से और अंग्रेज़ों के सख्त खिलाफ थे। सबसे छोटे बेटे थे, उन्हें पढ़ने के लिए इस्लामिया कॉलेज इटावा भेजा गया, जहां उनके क्लासमेट डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और ख्वाजा हमीद थे, जिन्होंने सिप्ला इंडिया की सबसे बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो बनाई, और वो भी महात्मा गांधी के बड़े समर्थक थे। तो ये तीनों एक कमरे में रहते थे, तीनों के अंदर देश को आज़ाद कराने की भावना ज़बरदस्त थी। तो मेरे पिताजी को इंग्लैंड भेजा गया पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे पिताजी ने जहाज़ में से कूद गए, पानी के जहाज़ में बम्बई से, और नहीं गए इंग्लैंड। अब घर वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि घर में तो ये था कि इंग्लैंड भेज दिया है, कपड़े वपड़े सिलवा के वहाँ सब फीस वीस जमा करा के भेज दिया गया था। तो वो जो है घर नहीं गए, और उन्हें जब कहीं कुछ नहीं मिला तो देवबंद वो चले गए, और देवबंद में जाके उन्होंने वहाँ पे इल्म भी हासिल किया और वहाँ पर भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। और जो राजा महेंद्र प्रताप ने जो पहली सरकार बनाई अफगानिस्तान में आज़ाद भारत की, फर्स्ट गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उसके समर्थन में उन्होंने अखबार निकाला महाजिर देवबंद से, और जो है वहीं से वो जुड़े और अंग्रेज़ों की जेलें काटी और देश की आज़ादी की लड़ाई के में वो शामिल हो गए। शाहिद साहब, आपने जिक्र देवबंद का किया तो मेरी बेचैनी बढ़ गई। जी, देवबंद इसी काम के लिए भारत में तो कम से कम कुख्यात, बदनाम, बेशुमार बदनाम है कि वहां कट्टरता है, नहीं, वहां टेररिस्ट पैदा किए जाते नहीं, हैं। देखिए ऐसा नहीं है। क्या है देवबंद? नहीं, ऐसा नहीं है। देवबंद तो अभी बदनाम हुआ है पिछले 15-20-30 साल में, वो भी अमेरिका ने बदनाम किया उसको, क्योंकि मैं अभी उस पर आता हूँ। पहले मैं अपनी बात बता दूँ कि मेरे पिताजी जो है आज़ादी की लड़ाई में थे, और देवबंद का पूरा मूवमेंट जो है महात्मा गांधी के समर्थन में था। महात्मा गांधी के लिए मौलाना हुसैन अहमद मदनी, चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे देवबंदी थे, और इन सब ने महात्मा गांधी का और राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। जिन्ना का ज़बरदस्त विरोध किया, मुस्लिम लीग का विरोध किया, टू नेशन थ्योरी का विरोध किया देवबंद ने। तो मेरे पिताजी ने लाहौर से अखबार निकला मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग के काट करने के लिए, तो मेरे पिताजी को उसका एडिटर बनाया गया, और 1940 में उन्होंने लाहौर जाके इस अखबार को चलाया और मुस्लिम जिन्ना के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाया अपने पत्रकारिता से, अपने अखबार से लाहौर में। और जब पार्टीशन का समय आया और मेरे पिताजी को लगा कि अब लाहौर तो हिस्सा बन जाएगा पाकिस्तान का, तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं जिन्ना के पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं हूँ। वो टू नेशन थ्योरी का विरोध करते थे, वो उन्होंने वापस दिल्ली आ गए और दिल्ली से आके नई दुनिया अखबार निकाला। तो हम उनमें से हैं कि जो पार्टीशन के समय हम मुसलमानों में से हैं जो उधर नहीं गए, उधर से इधर आए। एक बात शाहिद साहब, मुसलमान और मुस्लिम लीग जिन्ना, इन पे एक ही चीज लगा कि देश का बंटवारा नेहरू के साथ मिलके जिन्ना ने करवाया, पाकिस्तान बना। आपके पिताजी एक मुस्लिम होने के बाद जिन्ना के विरोध में अखबार निकालते रहे? नहीं, बहुत सारे मुसलमान, आपको ये भी नहीं पता कि 90% मुसलमान जो है वो जिन्ना के खिलाफ थे। सिर्फ 10% मुसलमान जो है जिन्ना के साथ था, लेकिन 10% को वोट का अधिकार था। क्योंकि आप लोगों को एक बात नहीं पता, इतिहास नहीं पता ना, पढ़ता नहीं कोई, कि सिर्फ 13% लोगों को वोट डालने का अधिकार था। जो 35 का जो एक्ट बना था उसके तहत सिर्फ 13% लोग थे जिन्हें वोट डालने का अधिकार था। वोट डालने का अधिकार किसको था? एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, जो इनकम टैक्स पे करता था। इनकम टैक्स आज भी कितने पे करते हैं? या फिर जिसके पास जमींदारी थी या जो बीए पास था। तो वो थोड़े से लोग थे मुसलमानों में। वो लोग कौन थे? जमींदार थे। इंडस्ट्रियलिस्ट तो मुसलमानों में होता नहीं था। तो जब ये जमींदारी ख़त्म हुई है तो वो रातों रात मुस्लिम लीगी हो गए, क्योंकि उन्हें लगा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी 35 में यूपी में, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि ज़मींदारी को अबॉलिश किया। तो रातों रात वो मुस्लिम लीगी हो गए। और जो इलेक्शन हुआ 46 का, जिसमें कहते हैं कि मुस्लिम लीग को वोट मिला, तो वो कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बैठा था। ज़्यादातर इलेक्शन लड़ने वाले कौन थे? ज़मींदार थे, नवाब थे। वोट डालने वाले कौन थे? ज़मींदार थे, नवाबों के ख़ानदान के थे। और वोट जो 13% थे उसमें से कितना वोट पड़ा? आधा वोट पड़ा, आधे से भी कम वोट पड़ा। तो 13% में से मुश्किल से 7% वोट पड़ा। 50% वोट पड़ता है ना, 50 से नीचे। अभी आज भी 50 से ऊपर
नहीं नहीं पड़ता जा था। पाता। तो उस वक्त तुम पहली बार इलेक्शन हो रहा था तो कौन से वोट पड़ रहे थे, तो 40 45 50% वोट पड़ा। 50% भी अगर वोट पड़ा था, आंकड़े इसके सारे मौजूद हैं, तो उसमें से भी मुस्लिम लीग को आधे से भी कम मिला। और वो भी मुस्लिम लीग को वोट नहीं डाल रहा था, वो अपने जमींदार को वोट डाल रहा था। उस वक्त उसकी हिम्मत नहीं थी कि जमींदार के खिलाफ चला जाए, क्योंकि कैंडिडेट मुस्लिम लीग का जमींदार था। और इलेक्शन कमीशन उस वक्त तो होता नहीं था, ठप्पा लगता था गांव के अंदर। तो गांव में जो ठप्पा लगा तो, लेकिन जो 90% मुसलमान था, जो बुनकर था, जो गरीब था, वो महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू का, मौलाना आज़ाद का, देवबंद का सपोर्टर था, मौलाना हुसैन मदनी का सपोर्टर था। लेकिन उसकी इसलिए नहीं चली कि अंग्रेज चाहता था। अंग्रेज ने मुस्लिम लीग को आगे किया, जिन्ना को आगे किया, और उनकी मदद से ही ये जो है वोट बना। और ये इलेक्शन भी उन्होंने अपनी मर्जी से मैनिपुलेट किए। आज भी मैनिपुलेट होता है, चोरी आज भी होती है, लेकिन उस वक्त तो टोटल चोरी हो रही थी वोट की। तो वोट की चोरी हुई बड़े पैमाने पे। इसलिए ये कहना कि, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बड़ी लोगों को गलतफहमी है। मुसलमानों का बहुमत जो था वो पाकिस्तान के और जिन्ना के खिलाफ था, लेकिन मजबूरी ये थी कि उसके पास वोट डालने का अधिकार नहीं था। क्या शाहिद साहब नेहरू, गांधी अंग्रेजों के सामने कमजोर हो गए वोट की इस राजनीति में, जिन्ना जीत गए? ये सब माफ करें, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें हैं। थोड़ा सा इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ाया 20 बरस, और मैं उसका एक्सपर्ट रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले तो वीर सावरकर ने समर्थन किया था टू नेशन थ्योरी का, कि दोनों हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अलग अलग होने चाहिए। और जो सरकार बनी थी बंगाल में मुस्लिम लीग की, शहीद सोहरावर्दी, उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और बड़े पैमाने में कांग्रेस के अंदर भी लोगों का मानना यह था कि भाई साहब, और बीजेपी और हिंदू महासभा का भी मानना यह था कि हम हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, दो अलग अलग कौमें हैं। तो इसलिए अच्छा है कि ये जाएं, बाहर हो जाएं। तो जिन्ना पे, इसका महात्मा गांधी पे या नेहरू पे जिम्मेवारी डालना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है, झूठ है, फरेब है। तो उस पे इतिहास को कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। ये कोई उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन अगर अंग्रेज, देखिए, कोई मुस्लिम लीग के लिए बड़ा आंदोलन नहीं चला। जिन्ना एक दिन के लिए जेल नहीं गए, मुस्लिम लीग का कोई लीडर जेल नहीं गया, कोई कुर्बानी नहीं दी, वो सरकार में बैठे थे। दूसरा महायुद्ध हो रहा था, दूसरे महायुद्ध में हिंदू महासभा और आरएसएस और मुस्लिम लीग सब मिलकर अंग्रेज का साथ दे रहे थे। अंग्रेज की फौज में भर्ती करा रहे थे कि भाई, और कांग्रेस जो है बाइकाट कर रही थी। 42 का जो मूवमेंट था, 42 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें यह था कि कोई फौज में भर्ती नहीं होगा। और सारे कांग्रेस के लीडर जेलों के अंदर थे। जेलों के बाहर कौन था? मुस्लिम लीग के लीडर, हिंदू महासभा के लीडर, आरएसएस के लीडर। ये कहाँ थे? जेल से बाहर थे। और ये क्या कर रहे थे? सरकार बना रहे थे। बंगाल में जो सरकार बनी थी उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो फाउंडर हैं जनसंघ के। तो इसलिए सारे इतिहास को जानिए। इसलिए झूठा यह आरोप लगाना पंडित नेहरू के ऊपर, मैं समझता हूं कि बिल्कुल निराधार है, और वो सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा है। और देवबंद की आपने बात की थी, देवबंद पे भी मैं आपसे बात करूं कि देवबंद जो है वो टोटली, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सुना आपने? कौन थे वो? कट्टर देवबंदी थे। पूरा जो वहाँ का पठान था, मेरे तो फादर ने वहाँ काम किया पेशावर में, और उसमें जाके देवबंदी की हैसियत से पूरे सब देवबंदी थे। सारे जो आज तालिबान कहलाते हैं, ये सब देवबंदी थे। लेकिन हुआ ये कि जब रूस आया, अफगानिस्तान पे कब्जा किया, तो अमेरिका ने इन देवबंदी मदरसों को कहा कि तुम लड़ो अपने दीन के लिए, क्योंकि रूस आके तुम्हारे दीन को ख़त्म कर रहा है। उनको हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग दी CIA ने, उनको भेजा लड़ने के लिए। और जब वो लड़ने के लिए गए तो लड़े वो, उन्होंने रूस को खदेड़ के भगा दिया, सोवियत यूनियन को खदेड़ के भगा दिया। जब सोवियत यूनियन चला गया तो अमेरिका यहाँ से रवाना हो गया। हथियार उनके पास थे, तालिबान के पास। तालिबान कौन है? ये देवबंदी मदरसों के हैं। वहाँ से बदनामी हुई शुरू, क्योंकि आपने पहले अपने लिए इस्तेमाल किया। अमेरिका ने रूस के खिलाफ देवबंदी मदरसों को इस्तेमाल किया। कहाँ पर? पेशावर और अफगानिस्तान के बॉर्डरों के, हिंदुस्तान के नहीं। हिंदुस्तान का जो देवबंद है, देवबंद तो ओरिजिन था। देवबंद तो क्या है कि एक देवबंद तो नाम पड़ गया, जहाँ से ओरिजिन हुआ एक सर्टेन आइडियोलॉजी का। वो आइडियोलॉजी एंटी ब्रिटिश थी, वो आइडियोलॉजी एंटी वेस्ट थी। वो उनका जो नारा था कि हम हर हाल में अंग्रेज को बाहर निकालेंगे। अब वो वहाँ पे अमेरिका ने उनका इस्तेमाल किया
ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका लाया, उसको भी CIA ने ट्रेन किया, उन्होंने हथियार दिए किससे लड़ने के लिए, सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, सोवियत यूनियन के टुकड़ा टुकड़ा करा दिया, खत्म करा दिया इनकी मदद से। तो ये जब आप चले गए तो जिसके मुंह को खून लग जाए, जिसको हथियार मिल जाए, वो कुछ तो करेगा ना। आप हथियार, जब इतने खतरनाक हथियार आप देगा और ट्रेनिंग देगा, तो उन्होंने किया। अब आप सारे देवबंद को बदनाम कर रहे हो, देवबंद ने नहीं किया, ये अमेरिका ने किया। एक इलाके के मदरसों को इस्तेमाल किया, वहाँ के बच्चों को ट्रेन करके, और वही तालिबान का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, और मदरसे का मतलब होता है स्कूल। मदरसे का मतलब फारसी में, अरबी में स्कूल होता है। तो कोई जो स्कूल है वो मदरसा कहलाता है। और जामिया का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। अब ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, तो ये जामिया का मतलब यूनिवर्सिटी होती है। सर, जिन्ना जी, की जीत के कारण क्या थे? पाकिस्तान जो नहीं, बन जिन्ना गया, की तो कोई जीत हुई नहीं, जिन्ना की तो कोई जीत हुई नहीं, जिन्ना की तो जीत हुई नहीं। जिन्ना मुस्लिम लीग को जो 46 का इलेक्शन हुआ है, उसमें कुछ सूबों में कामयाबी मिली है मुस्लिम लीग को। मैं आपको समझा चुका हूं कि वोट डालने का अधिकार नहीं था आम आदमी के पास, वोट डालने का अधिकार सिर्फ जमींदार पे था। जमींदार जो है जिन्ना का सपोर्टर हो गया था रातों रात, क्योंकि जमींदारी एबॉलिश हुई थी। उसने उसमें से भी 13% में से 6-7% ने वोट दिया, 6-7% में से भी 50% ने मुस्लिम लीग को दिया, बाकी बढ़ गया। मुस्लिम लीग बनाते वक्त जिन्ना के दिमाग जिन्ना में ने नहीं बनाई थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग तो, जिन्ना तो कांग्रेस में थे, मुस्लिम लीग के खिलाफ थे सख्त। जिन्ना, यार ये तो है ना, आप लोगों ने ABCD नहीं पढ़ी। बताइए। मैं हिस्ट्री बताता रहूंगा तो सर, फिर थोड़ा सा आगे की बात नहीं होगी। थोड़ा सा मुझे ये, नहीं, अब ऐसा है कि मैं अपनी उस पे नॉलेज एक जानना चाहूंगा। अलग से कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी हिस्ट्री मुझे समझानी पड़ेगी। मुस्लिम लीग जो है 1907 में जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान पिछड़ा रह गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अंग्रेज कुछ करना चाहते हैं, हम आपको आरक्षण देना चाहते हैं, तो आप लेकिन हमसे आके मांगिए। तो नवाब ऑफ बंगाल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वो थे अंग्रेज, बैकर शायद नाम था प्रिंसिपल कॉलेज के, AMU कॉलेज के, वो और कुछ और नवाब जो हैं, वो सारे डेलीगेशन लेके गए। नवाबों का डेलीगेशन गया अंग्रेजों के पास। जी, अंग्रेजों के पास, कि साहब हमें ये दे दीजिए। उन्होंने कहा हम दे रहे हैं, वो तो तैयार बैठे थे, उन्होंने ही मंगाया था कि हम, तुम लेकर आओ, हम तुम्हें रिजर्वेशन दे देंगे। तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया गया 1907-8 में। जब वो रिजर्वेशन मिला, उसकी बेस पे अब क्या बना कि क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस डेवलप कर रही थी, मुसलमान भी सारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ था, बदरुद्दीन तैयब जी और ये सारे जो है पारसी भी थे, मुसलमान भी थे, सब थे कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस डेवलप कर रही थी। तो अब अंग्रेज ने राष्ट्रीय आंदोलन को डिवाइड कराने के लिए मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली। जिन्ना मुस्लिम लीग के खिलाफ थे, और गोखले के जो असिस्टेंट थे, नंबर 2 थे वकालत में, वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। और जब महात्मा गांधी, गुजराती थे मोहम्मद अली जिन्ना, और जब महात्मा गांधी आए तो सबसे बड़ा रिसेप्शन जो दिया है महात्मा गांधी का, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। और गोखले ने ये कहा था कि ही इज द सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिन्ना, ही इज द मोस्ट सेकुलर मैन। वो जिन्ना जो है बड़ा काबिल आदमी था, वो था। उस जिन्ना को, वो जिन्ना जब महात्मा गांधी आगे बढ़े तो उसने महात्मा गांधी से उसका सहमति नहीं हुई, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब मौलानाओं को साथ ले लिया, जिन्ना वाज अगेंस्ट मौलानाज। उसने कहा कि ये खिलाफत मूवमेंट क्या चीज़ है, आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस, दिस इज यूजलेस, मीनिंगलेस। अंग्रेजी बोलता था, बहुत ज़बरदस्त वो था, अंग्रेज था, हर वक्त वैसे ही रहता था, उर्दू उसे आती नहीं थी, उसके बारे में पोर्क खाता था वो, उसे कोई इस्लाम से, मुसलमान से लेना देना उसका कोई था नहीं जिन्ना का। तो जिन्ना जो है छोड़ के आंदोलन चले गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जाके बस गए, और वहाँ पे जाके वकालत करने लगे, बहुत कामयाब हो गए। रत्ती उनकी जो वाइफ थी पारसी, उसके साथ वो इंग्लैंड चले गए। जब दूसरा महायुद्ध छिड़ा है और यहाँ पे कांग्रेस बड़ी मजबूत हो गई, और कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया कि बाइकाट करो अंग्रेज का, कोई फौज में नहीं जाएगा, और इंडियंस के बगैर ब्रिटेन जो है लड़ाई नहीं लड़ सकता दूसरा महायुद्ध। तो इसने कहा कि यहाँ पे क्या करें। तो जिन्ना को कन्विंस किया गया कि आप आ जाओ हिंदुस्तान, आप आके मुस्लिम लीग की लीडरशिप संभाल लो। उसने, वो इंटरेस्टेड नहीं था। आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये सब हिस्ट्री है और रिटन हिस्ट्री है, सुनना चाहता जी, रिटन हिस्ट्री है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का आइडिया बनाया था, वो कुछ स्टूडेंट थे जो वहाँ पे कैम्ब्रिज और अलीगढ़ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो जिन्ना के पास गए, तो जिन्ना को जब उन्होंने दिया, जिन्ना ने उठा के यूँ फेंका उसको, एंड ही सेड, थिंक दैट यू कैन क्रिएट अ पाकिस्तान, लिव इन फूल्स पैराडाइज, इट्स समथिंग इम्पॉसिबल एंड यूजलेस।
ये जिन्ना के वर्ड्स थे कि दोज हु थिंक ऑफ पाकिस्तान दे लिव इन फूल्स पैराडाइज, बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं वो। तो जिन्ना वाज अगेंस्ट दैट। लेकिन जिन्ना जब अंग्रेज़ दोबारा उनको कन्विंस करके लाया कि आप लीडरशिप संभाल लो, तो अंग्रेज़ों ने उनको उठाया सर पे, लीडर बनाया और मुस्लिम लीग उनके हवाले कर दी। मुस्लिम लीग के बाकी लीडर जो है वो नाकाम हो गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग तकरीबन 2015, 16, 18 के बाद ढीली होती चली गई थी, कमज़ोर होती चली गई थी। अब जब ये दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद से जिन्ना को यहाँ पे अंग्रेज ने लाके मुस्लिम लीग का लीडर बनाया। लीडर ऊपर से थोपा गया। तो ये जो आप कह रहे थे कि जिन्ना ने जब मुस्लिम लीग बनाई, जिन्ना ने नहीं बनाई मुस्लिम लीग। सर यही तो आज की जनरेशन मैं बैठा हूं, मुझे छोड़िए सर, किसी को पता ही नहीं है कहानी क्या है। आज की जनरेशन को पता था, लेकिन आज की जनरेशन के माइंड में इतना पढ़ना बंद कर दिया जब से ये व्हाट्सएप आया। वो समझता है कि जो व्हाट्सएप पे आया वही सच है। व्हाट्सएप पे सिवाय झूठ के कुछ नहीं होता भैया। किताबें पढ़ो, कम से कम अपने दिमाग को खोलो, सवाल पूछो, सवाल पूछ के जाओ। आप जैसा पत्रकार अगर नहीं जानता तो फिर आम आदमी क्या जानेगा सच्चाइयों को। अच्छा सर, आपने आई विटनेस लिखी, आप राज्यसभा सांसद रहे समाजवादी पार्टी के जी, लेकिन ऐसी देश के हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता नहीं है जिसका आपको अंदर और बाहर का रंग ना पता। इसलिए है मेरा कि मेरे पिताजी राष्ट्रीय आंदोलन में थे। मेरे पिताजी ने महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के साथ काम किया। मेरे पिताजी ने मौलाना आज़ाद के साथ काम किया। और जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद मेरे पिताजी ने ही सबसे पहले नेहरू के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। नेहरू की जेलों में भी गए, उस वक्त भी टक्कर ली। 53 में मेरे फादर जेल में गए और कहा कि गलत हो रहा है, जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, उसका उन्होंने विरोध किया। और मेरे पिताजी जो है इमरजेंसी की जेल में भी गए 1980 में, 80 साल की उम्र में, 1975 में, जिस दिन 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी, 26 जून को मेरे फादर को अरेस्ट कर लिया गया। तो मेरे फादर तो उस राष्ट्रीय आंदोलन में से थे। और क्योंकि जेल में 2.5 साल रह के उनकी सबसे दोस्ती हो गई थी। मुरारजी भाई से तो पहले से उनके बड़े अच्छे थे, चौधरी चरण सिंह से हो गई, जॉर्ज फर्नांडिस से, इन सब से हो गई थी। तो जब वो जेल से बाहर आए, जब मैं एमए में पढ़ता था, 1973 में एमए प्रीवियस में था, तब मैंने नई दुनिया शुरू किया था। तो मैं ये सारे लीडर जो है मेरे घर आने लगे, निज़ामुद्दीन इसमें मैं जाने लगा। तो मैं एज ए यंग मैन इन लोगों की मदद करता रहा। जनता पार्टी जब बनी है ना 1977 में, उसमें मैं रोल प्ले कर रहा था एज ए यंग मैन। भाग दौड़, इसके पास जाना है, इसको लाना है, बाबू जगजीवन राम को यहाँ ले जाना है, गाड़ी में बिठा के वहाँ करना है, वो काम मैं कर रहा था। तो मैंने करीब से ऐसे देखा। मैं राजनीति में आके नहीं, मैं देश को बनाने का जो काम हो रहा था, जो इमरजेंसी के खिलाफ। मैं तो नया नया लेक्चरर हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 1974 का मैं टॉपर हूँ। मैंने डॉक्टर करण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा पॉलिटिकल थॉट में, आज तक मेरा कोई नहीं तोड़ पाया। आई इन्वेस्ट इन पॉलिटिकल थॉट, आई होल्ड अ रिकॉर्ड जो डॉक्टर करण सिंह ने एमए किया था पॉलिटिकल साइंस में, और मैंने किया था एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं, पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं तो आईएएस में सेलेक्ट हो गया था। इंटरव्यू के लिए जाना था, इमरजेंसी लगे, पिताजी जेल चले गए। मैंने कहा ऐसी की तैसी आईएएस की और ऐसी की तैसी गवर्नमेंट सर्विस की। तो मैं तो फिर इमरजेंसी के खिलाफ मैं लड़ रहा था उस वक्त भी। तो हमारा परिवार जो है देश के निर्माण में सक्रिय रहा है। हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि राजनीति में हमें कोई अंडे खाने थे। राजनीति में इसलिए आए हम कि हमें देश के निर्माण के लिए हम समझते थे कि पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना आवश्यक है, वरना जो है गुंडे बदमाशी राजनीति में आते रहेंगे तो देश का भला नहीं होगा। आपके घर में जी मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जैसे, मतलब जो भी शख्सियत जी, जिनमें कई प्रधानमंत्री बने, जी, घर में आना जाना था जी, इसके बाद भी। और आपके पिताजी दबंग पत्रकार थे, जी, ठीक है, जी, इमरजेंसी में जेल गए। जी। हर आदमी जरा सा कोई एक छोटा सा गली का कूचे का कोई नेता मिल जाता, उसका उंगली पकड़कर ऊपर तक चढ़ने की कोशिश करता। आपके पिताजी ने मौका क्या सोच के खोया, क्या दिमाग में रही? खोया नहीं, मौका लिया ही नहीं। खोया तो तब है ना कि आप राजनीति में इसलिए आए हो कि मुझे कुछ पाना है। आप राजनीति में अगर वो तो भाई एक बात बताऊं ना, वो अपनी सारी हवेलियां और अपनी सारी जायदादें छोड़ के आए थे। ये कह के आए थे कि ये अंग्रेज की बनाई हुई हैं, अंग्रेज की दी हुई हैं, इसलिए मेरे हराम है। मैं आज तक मैंने सड़कों पे मजदूरी की है बचपन में। मेरे पिताजी ने घर में फाके कराए हैं, लेकिन कभी अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी हवेलियों को पलट के नहीं देखा। इसको हराम समझ लिया क्योंकि अंग्रेज की दी हुई थी। तो हम तो उनमें से हैं। हमने, और जो अपनी सारी जिंदगी की दौलत थी देश के आंदोलन में लड़ाई आज़ादी के, आप कह रहे हैं कि साहब पाया क्यों नहीं लिया? भाई पाने का तो है जो राजनीति में आ रहा है सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ मलाई खानी है। अगर राजनीति में आप आ रहे हो सिर्फ इसलिए
कि आपको भला करना है देश का और समाज का, तो फिर आप क्यों मलाई खाओगे? ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे पिताजी को तो कुछ चाहिए ही नहीं था। मेरे पिताजी तो उस पुराने आंदोलनकारियों में से थे, क्रांतिकारी थे मेरे पिताजी, बहुत बड़ी सोच के आदमी थे। उनके बारे में मैंने बहुत लिखा है इस 3-4 चैप्टर में। शाहिद सिद्दीकी साहब का समाजवादी पार्टी में पदार्पण कैसे, आप क्या बहुत वो आगे जा रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो समाजवादी पार्टी में। पहले चलो पीछे, चलिए आप पीछे चलो। हाँ। मैं कि कैसे हुआ जी। मैं तो पत्रकारिता कर रहा था और इतनी ज़बरदस्त कर रहा था कि पूरे देश में तहलका मचा हुआ था। हर गली मोहल्ले में मेरा अखबार जाता था। उस ज़माने में 4-5 लाख अखबार में छाप रहा था। 75 और 77 के बाद जब इमरजेंसी के खिलाफ लड़ा मेरा अखबार सबसे पहले। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने जब कहा कि इंटरव्यू देना है मुझे, किसी की तैयार नहीं थी बात करने को, तो उन्होंने फोतेदार जी से कहा कि शाहिद सिद्दीकी को इंटरव्यू दूंगी, मैं नई दुनिया अखबार को दूंगी। कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उम्र उस वक्त 27 साल की थी। और मुझे इंदिरा गांधी ने, जबकि लोग कांपते थे इंदिरा गांधी का वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी सब इंटरव्यू चाह रहे थे, तो 1977 में मैंने इंदिरा गांधी का इंटरव्यू किया। और ज़बरदस्त इंटरव्यू था, उसकी बात नहीं करते लोग, क्योंकि उस वक्त ये सो कॉल्ड व्हाट्सएप और सोशल मीडिया नहीं था। तो वो इंटरव्यू मैं समझता हूँ मेरे जीवन का सबसे बड़ा इंटरव्यू था, जिसकी खबर बनी थी, एक एक लाइन की खबर बनी थी पूरे देश में। तो उसके बाद आगे सुनिए आप, अब ज़रा सुन लीजिए मेरी बात। तो उसके बाद मैं राजनीति में तो नहीं आया, लेकिन जनता पार्टी जो बनी थी उसके अंदर मेरा काफ़ी रोल रहा। मैं बहुगुणा जी मेरे बहुत करीब थे, मेरे घर के बहुत करीब थे, बाबू जगजीवन राम से, इन सब से मेरा बहुत संबंध था। और बचपन से मैं राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति बने तो मेरा बचपन बहुत सारा राष्ट्रपति भवन में गुजरा है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी से मेरे परिवार का बहुत गहरा संबंध था। तो मैं अक्सर जाता था वहाँ पे, नारंगियाँ तोड़ता था, छोटी छोटी नारंगियाँ होती थी जो मुगल गार्डन है, और टोकरी में भर के ला के बांटा करता था। तो मैंने तो बड़ी मज़े की ज़िंदगी देखी है ना जी। मेरे लिए राजनीति में आना नहीं था, राजनीति में और पत्रकारिता में पैदा हुआ था। तो इसलिए ये ऐसा नहीं था कि मैं कोई कटोरा लेके घूम रहा हूँ राजनीति में आने पॉलिटिक्स के लिए। मिली थी। जी, लेकिन पॉलिटिक्स मुझे दूसरी मिली थी। पॉलिटिक्स का मतलब आज हो गया, पॉलिटिक्स का मतलब पाना। हमारा पॉलिटिक्स का, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, पॉलिटिक्स का मतलब होता है बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी। पॉलिस वर्ड से है, पॉलिस मतलब शहर, पॉलिटिक्स उस शहर का मैनेजमेंट। तो जो स्टेट का मैनेजमेंट है उसे पॉलिटिक्स कहते हैं। तो मैं जब मेरा झगड़ा हो गया श्री अरुण नेहरू से। अरुण नेहरू होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर बाद में बने जब इंदिरा गांधी, संजय की डेथ हुई है। संजय की डेथ के बाद अरुण नेहरू बहुत पावरफुल हो गए। अरुण नेहरू गेम खेल रहे थे पंजाब में और कश्मीर में। किताब आप पढ़िए तो किताब में आपको बहुत कुछ मिलेगा, जिक्र है उसमें जी, बहुत बहुत जिक्र मिलेगा। तो मुझे उन्होंने बुला के रिश्वत पेश की और मुझे कहा कि तुम कश्मीर में ये तस्वीरें छाप दो और कश्मीर में ये लिखो। मैं उन पत्रकारों में से हूँ नहीं जो रिश्वत लेगा और जो किसी के कहने से लिखेगा। मैं इनकार करके सिर्फ उनको फेंक के वापस उनका लिफाफा, और मैं आ गया और मैंने उनके खिलाफ लिखना शुरू किया। उनका इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ लिखने की और करने की, इसे जेल में डालो। तो जेल में कैसे डालो, उन्होंने टाडा, उस वक्त नया नया आया था 1986 में, उन्होंने टाडा में मुझे जेल में डाल दिया। क्योंकि टाडा में आपको कोई जुर्म साबित नहीं करना होता। टाडा में आप साबित करोगे मैं बेगुनाह हूँ, उन्हें साबित नहीं करना। लेकिन ऊपर वाले का करम था मेरे ऊपर। अब मैं बता रहा हूँ राजनीति में कैसे आया। मैं जेल में गया, तिहाड़ जेल में। 24 अक्टूबर 1986 को मैं जेल गया। कोई 14 या 15 नवंबर को, उसके 2-3 हफ्ते बाद अरुण नेहरू कैबिनेट से निकाल दिए गए। अरुण नेहरू ने कहा था शाहिद सिद्दीकी तेरे को भीख मांगेगा, फुटपाथ पे ले आऊँगा। लेकिन ऊपर वाले का करम, अरुण नेहरू फुटपाथ पे आ गए। और उसके 10-15 दिन बाद हाई कोर्ट ने मेरा केस ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा केस ही नहीं बनता इसमें। इंटरव्यू किया था इसने जगजीत सिंह चौहान का, वो तो इलस्ट्रेटेड वीकली ने भी किया था, इंडिया टुडे ने भी किया था, सबने किया था। और इसने तो अपने इंटरव्यू में ज़बरदस्त खिलाफ लिखा है चौहान के और खालिस्तान के, इसलिए इसके ऊपर केस कहाँ से बनता है। तो मुझे मेरा केस ही ख़त्म हो गया, मैं रिलीज़ कर दिया गया। और मैं जब जेल में बैठ के मैंने सोचा कि अब मैं इन लोगों से लड़ूंगा। मैं जेल से बाहर आया तो उसके कुछ महीने बाद राजीव गांधी ने अपने जो OSD थे गोपी अरोड़ा, उनको भेजा मेरे पास कि साहब शाहिद साहब से कहिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्हें लगा कि कौन है जिसने अरुण नेहरू से इतना पंगा लिया। जानते थे मुझे थोड़ा बहुत, लेकिन करीब से नहीं जानते थे। 1-2 बार ऐसी मुलाकात हमारी हुई थी जब मैं इंदिरा गांधी का इंटरव्यू करने गया था, तब भी मुझे राजीव ने ही रिसीव किया था और कमरे में ले गया था, यहाँ लाइए मम्मी अभी आने वाली है। इसी तरह से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा मम्मी, बहुत खालिस हिंदुस्तानी बोले तशरीफ़ रखिए, मैं अभी मम्मी आने वाली हैं। तो बड़े सिंपल सादा आदमी थे राजीव गांधी। तो उसके बाद
राजीव गांधी ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं पहले तो मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा। खैर जब उन्होंने बहुत कहा तो मैं गया, उनकी हमारी बातचीत हुई और वहीं से हमारी क्लोज दोस्ती शुरू हुई। उन्होंने बहुत चाहा कि मैं उनके साथ आ जाऊं, मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहते थे कांग्रेस पार्टी का, उस वक्त जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मैं आप गिद्धों में कहाँ फेंक रहे हैं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, मैं पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ, और ये तो गिद्धों की पार्टी है, खा जाएगी मुझको, सब नोच के खा जाएंगे। तो राजीव गांधी मेरे बहुत कहते रहे, लेकिन मैंने इनकार किया और मैं राजीव गांधी के खिलाफ लिखता रहा। जब 84 का 87 का दंगा हुआ है, हाशिमपुरा मलियाना का, भागलपुर का दंगा हुआ, जब शिलान्यास हुआ 89 में, जब इलेक्शन हुआ, उसी बीच में मैं उनके साथ ट्रैवल भी मैंने बहुत किया। पेरिस गया मैं उनके साथ, चाइना, जब चाइना के खिड़की खोलने में मेरा भी बड़ा हाथ था, जब पहली बार हम 1988 में चाइना गए और डेंग शाओपिंग से फेमस हाथ मिलाया है राजीव गांधी ने, उस वक्त भी मैं उनके साथ गया था। बेनज़ीर भुट्टो से मिलने पाकिस्तान हम गए, बहुत हमारा मेरा उनका साथ रहा, ट्रैवल रहा। अमेरिका जो लोग आप दिखाते हैं तो रेगन छतरी लेके आ रहे हैं, तो मैं सामने खड़ा था, रेगन जो है वो राजीव गांधी पे छतरी लगा के, बारिश हो रही थी वाइट हाउस में, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा मैंने लिखा है। तो मेरा राजीव से ताल्लुक़ रहा, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया। जब आउट ऑफ पावर हो गया राजीव, तो राजीव ने कहा शाहिद मेरी मदद करो। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपको लोग वो सुनाते हैं जो सुनना चाहते हो, वो लोग आके बताते हैं। मैं आपको सच बताऊंगा, आपको हजम नहीं होगा, आप मुझे बाहर कर दोगे। बोले नहीं, मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए जो मुझे सच बताए। मैंने कहा मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो मैं ठीक समझता हूँ। उस वक्त राजीव गांधी क्या हुआ? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, आउट ऑफ पावर हो गए थे। 1989 में हारे हैं, तो 1990 की बात है ये। तो 90 से 91 में उनके बहुत करीब हो गया, इतना करीब हो गया कि हर वक्त 10 जनपद में मेरा, और हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग मिलते थे। जो जहाँ जाते थे तो मैं जहाज़ में उनके साथ उड़ता था, और मेरे घर पे, इस घर में जिसमें आप भी बैठे हैं आप, इसमें अक्सर वो आ जाते थे, बाहर खुद गाड़ी खड़ी करते थे और अंदर बैठ के हम लोग घंटों घंटों बातें करते थे। तो राजीव के साथ मेरा बहुत क्लोज हो गया। राजीव ने इस बात में कितनी सच्चाई है सर, माफी चाहेंगे कि 10 जनपद में आपके जो 4-5 लोग थे राजीव गांधी के, उनमें आपकी बिल्कुल था। मैं उस पर आ रहा हूँ कि मैं उस पर भी बताऊंगा आपको। तो अभी मैं बता दूं कि पॉलिटिक्स में मैं कैसे आया। आखिर मैं इसको ज़रा सा बता दूं ब्रीफली, उसके बाद मैं इसका भी जवाब दूंगा। बात रह जाती है, आपने जो सवाल पहला पूछा था जी। तो राजीव ने जब इलेक्शन लड़ा 91 का, तो मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जनरल सेक्रेटरी फिर से कहा बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा, मैं लेकिन काम करूंगा आपके लिए सब कुछ। तो ये जो अभी खिड़की देख रहे हैं, पीछे एक पार्क है, इस पार्क में टेंट लगा के मैंने पूरा दफ्तर बनाया था। बाहर मेरे ये पीछे पार्क है, जहाँ से मैं 10 जनरल सेक्रेटरियों का काम मैं अकेले कर रहा था 91 के इलेक्शन में राजीव के लिए। लेकिन मैं पार्टी में नहीं था, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं था। और मैं मैनिफेस्टो जो बनाया 91 का, नरसिम्हा राव उसके चेयरमैन थे मैनिफेस्टो कमेटी के, लेकिन मैनिफेस्टो आधे से ज़्यादा मैंने बदल दिया था। नरसिम्हा राव मेरे से इस बात के लिए बहुत नाराज़ रहे। राजीव के कहने से मैंने मैनिफेस्टो में चेंजेस कर दी थी। तो अब बताता हूँ कि पॉलिटिक्स में कैसे आया। अभी उस पर बाद में बताऊंगा कि उस रात को क्या हुआ जब राजीव जी के देहांत हुआ, वो भी मैं आंखों देखा है मेरा सब कुछ। लेकिन राजीव जी का जो देहांत हुआ, उसके बाद मेरा दिल टूट गया और मैं अपने को विड्रॉ कर लिया। 2-3 महीने मैं बिल्कुल नहीं गया किसी कांग्रेस के किसी फंक्शन में, किसी चीज़ में। तो एक दिन मेरे पास माधवराव सिंधिया जी, वो भी मेरे बड़े बड़े दोस्त थे, राजेश पायलट, वो भी मेरे बड़े अच्छे थे, और मेरे बड़े भाई की तरह थे जतेंद्र प्रसाद जी, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उत्तर प्रदेश के भी, और प्राइम मिनिस्टर के OSD थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के, GT भाई कहते थे हम उन्हें। वो तीनों मेरे पास आए, बोले शाहिद तुम्हारा दोस्त चला गया, उसके साथ सपने देखे थे, सपने पूरे नहीं करोगे, तुमने मैनिफेस्टो बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करने की तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। तो मैं इमोशनल हो गया, इमोशनल करके मुझे पार्टी ज्वाइन करा ली, वरना मैं पार्टी में नहीं आना चाह रहा था। और पार्टी सीधी ज्वाइन करा के AICC का मेंबर बना दिया, और सीधा नरसिम्हा राव ने मुझे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसमें मनमोहन सिंह थे, अपने क्या नाम है जो प्रेसिडेंट नारायणन साहब थे, प्रणब मुखर्जी थे, उस कमेटी में मुझे भी डाल दिया, जो कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल पूरा फ्रेमवर्क तैयार करती थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी में ऐसे आया कि इमोशनली होके मैं आ गया, और एक बार मैं पार्टी में आ गया तो फिर निकलना मुश्किल हो गया। समाजवादी तो बहुत बात की बात है। मैं आ गया हूँ कब, 92 में, 91 के मिड में मैं आ गया हूँ कांग्रेस पार्टी में। समाजवादी पार्टी में 99 में आया हूँ मैं। तो ये मेरा पूरा, मैं उस बीच में कांग्रेस का माइनॉरिटी सेल का ऑल इंडिया का चेयरमैन भी रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने की। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ
कि उस रात को क्या हुआ जब राजीव गांधी कोयम्बटूर में हादसे का शिकार हुए। जी, राजीव हादसे का शिकार नहीं हुआ जब उनका कत्ल किया गया, असैसिनेट किया गया अंतर्राष्ट्रीय एक षड्यंत्र के तहत। हादसा तो हुआ नहीं था, उनकी कार तो नहीं टकराई थी किसी से। हादसा तो वो होता है जब बगैर मर्जी के हो जाए। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजीव गांधी, मैंने किताब में लिखा है कि राजीव गांधी के कत्ल की साजिश तैयार की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, और ये साजिश यूरोप में तैयार हुई थी, और इसमें हमारे भी देश के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, और पूरा मैंने उसका डिटेल में लिखा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि राजीव गांधी जिस रात को, एक हफ्ते पहले राजीव गांधी ने 14 मई को मुझे बुलाया, 14 मई 1991 को मुझे बुलाया रात को 12 बजे कि शाहिद मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, अपने अखबार से इस्तीफा दो, हमारी गवर्नमेंट बन रही है और तुम्हें उस गवर्नमेंट में रहना है। मैंने कहा राजीव जी आपकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, आपकी 200 सीटें नहीं आ रही। बोला अरे तुम हमेशा ऐसी बात करते हो, नेगेटिव बात करते हो, हमारी 300 सीटें आ रही हैं, विरोधी भी कह रहे हैं मुझसे IB वाले। मैंने कहा IB वाले तो झूठे होते हैं, हम सबको ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, आप उस पर विश्वास मत कीजिए। तो खैर मैं आ गया। 19 तारीख को उनका फ़ोन आया, शाहिद तुमसे बहुत सारी बात करनी है, मैं जा रहा हूँ तमिलनाडु, आंध्रा और तमिलनाडु कैंपेन में, मेरे साथ चलो, रास्ते में बहुत सी बातें करेंगे। मैंने कहा मैं आपके साथ चलूँगा, बड़ा मज़ा आएगा वहाँ पे, लेकिन दिक्कत यह है कि जतेंद्र प्रसाद जी को मैंने वादा कर रखा है उनका कैंपेन करने। मैं जा रहा हूँ शाहजहाँपुर से लड़ रहे थे जतेंद्र प्रसाद। बोले अच्छा हाँ वहाँ जाओ, वो हार रहा है, उसकी मदद करो, कल वोट डाल के जाना। तो दिल्ली में 20 मई को वोट था। सुबह को राजीव गांधी ने वोट डाला और वो उड़ गए आंध्रा के लिए। मैंने वोट डाला, मैं बाइक कार चला गया शाहजहाँपुर। 21 की सुबह को, 21 में रात को मुझे खबर मिली कि मेरठ में दंगा हो गया चुनाव वोटिंग के दौरान। मेरठ में भी 20 तारीख को वोटिंग हुई थी। तो मैं फ़ौरन घबरा के दिल्ली भागा कि अभी हमें कोई टीम भेजनी पड़ेगी मेरठ हालात को कंट्रोल करने के लिए। तो राजीव गांधी से बात करनी होगी। उस वक्त ये वाले फ़ोन होते नहीं थे, फ़ोन बड़े मुश्किल से मिलता था, और राजीव तो सड़क पे थे, कैंपेन में थे। मैंने आके उनके PA विंसेंट जॉर्ज को फ़ोन किया कि जॉर्ज साहब मेरी राजीव जी से बात कराओ। वो बोले कि सर वो तो अभी कैंपेन में है, रात को 10:30 बजे जब वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे तो उस वक्त मैं आपकी बात करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं दिल्ली पहुंचा था, 5 साढ़े 5 बजे की शाम की बात होगी 21 तारीख को। तो मैं आँख लग गई, मैं सो गया। मेरी वाइफ ने कोई 10:15 बजे मुझे उठाया कि किसी का फ़ोन आया कि BBC सुनो। मैंने BBC, मेरे पास ट्रांजिस्टर रखा था, मैंने फ़ौरन BBC लगाया तो उसमें खबर आ रही थी कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है श्रीरामपुर में और उसमें बहुत से लोग मारे गए हैं। अभी राजीव गांधी की खबर नहीं आई थी, ये था कि बहुत से लोग मारे गए। तो मैं फ़ौरन घबरा के मैंने गाड़ी उठाई, जैसे हालत में था मैं, और गाड़ी में दौड़ा के पहुंचा 10 जनपद। और 10 जनपद में मेरे खुली एंट्री थी, 4-5 लोग थे जिनकी खुली एंट्री होती थी। मैं अपना सीधा अंदर गया। जब मैं अंदर गया हूँ तो विंसेंट जॉर्ज का जो कमरा था वो इतना बड़ा था, जितनी बड़ी ये मेज़ सामने है, बस इतना ही बड़ा कमरा था। उसमें एक मेज़ लगी थी, पीछे इधर बैठे थे, 2 कुर्सियाँ सामने होती थी। उसके दरवाजे पे सोनिया जी खड़ी थी और उनके साथ कोई और खड़ा था, और वो जॉर्ज फ़ोन नंबर मिला रहे थे किसी का। फ़ोन मिला के उन्होंने सोनिया जी को फ़ोन दिया। तो वो नलिनी चिदम्बरम थी, चिदम्बरम साहब की वाइफ, उनसे बात कराई। तो सोनिया जी ने जब उनसे बात की तो उन्होंने शायद उनको ये बताया, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन बात करते करते में अचानक वो नीचे गिर गई, कोलैप्स कर गई सोनिया गांधी। मैं पीछे खड़ा था, मैंने सोनिया जी को पकड़ा, उनका एक नौकर खड़ा था, उसने पकड़ा। इतने में आवाज़ सुन के प्रियंका अंदर से भागती हुई आई और प्रियंका और हम लोग सोनिया जी को ले गए अंदर। सोनिया जी बेहोश हो गई, क्योंकि उनको ये खबर मिल गई थी कि राजीव जी का पूरा ऊपर का ये उड़ गया। और पहचान कैसे हुई थी कि लोटो शूज़ पहने हुए थे वो लोटो शूज़ मेरे पास भी, मुझे भी राजीव गांधी ने दिलवाए थे लोटो शूज़। और मैं एक बार उनके साथ गया लखनऊ तो मेरे पैर कुछ ले गए, सैंडल पहने हुए था। बोले ये क्या पहनते हो, ऐसे शूज़ पहना करो। तो उस वक्त इंडिया में मिलते नहीं थे ये शूज़। तो बोले अच्छा मेरे साथ जब चलोगे ना अमेरिका में, लोटो शूज़ दिलवाऊंगा। तो मुझे लोटो शूज़ उन्होंने दिलवाए थे। फिर मेरी कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हुई उसे पहनने की, क्योंकि और तो वो रात राजीव गांधी का वो था। अब राजीव गांधी के कत्ल का मैं आपको बता दूं षड्यंत्र के बारे में कि यासिर अरफात, ये मेरे यहाँ फ़ोटो लगी है यासिर अरफात की और मेरी पीछे। तो यासिर अरफात जो है, जो PLO के लीडर थे, फ़लस्तीन के सबसे बड़े लीडर होते थे, उन यासिर अरफात को ने एक मैसेज भेजा। यहाँ पे उनके एम्बेसडर थे खालिद अल शेख भारत में। तो खालिद अल शेख के द्वारा एक मैसेज भेजा
राजीव गांधी को, और बल्कि मेरे ही थ्रू खालिद अल शेख का मुझे फ़ोन आया कि मुझे राजीव जी से मिलना है। सबको पता था कि मेरे ताल्लुकात क्या हैं, जो अंदर के लोग थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं राजीव जी से कहा कि मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कल ले आना, तुम अपने साथ ले आना। मैं ले गया। उन्होंने राजीव जी को जाके बताया कि उन्होंने ये मैसेज भेजा है यासिर अरफात ने कि आपको असैसिनेट करने की साजिश हो रही है। हमारे पास यूरोप में ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है, RDX प्रोक्योर किया गया, RTX हासिल किया गया आपको मारने के लिए, और आपको कैंपेन में मारा जाएगा, इसकी आप होशियारी ले लीजिए। ये कितने दिन पहले सर बता ये मतलब लगभग एक अंदाजा। मतलब कोई 1 महीना 3 हफ्ते पहले उनके इलेक्शन शुरू हो गया था। चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार गिर चुकी थी, इलेक्शन अनाउंस हो गए थे। इलेक्शन अनाउंस हो गए तो एक महीना 1.5 महीना पहले मतलब की बात है। फिलिस्तीनी राजदूत और यासर अराफात जी, के साहब के जी, खास विश्वास जी, पर जी, आप अपने साथ ले गए जी, और राजीव को ये बता ये दिया बताया। था। और राजीव ने चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर से बात की, और फिर मैं चंद्रशेखर के पास गया। सुबोध कांत साहब मिनिस्टर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी होते थे, वो बैठे थे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने हंस के डाल दिया, बोले अले कुछ नहीं, लौंडियारपंती है सब तुम लोगों के, बेकार की बातें, अफवाहों को फैलाते हो यार, कुछ नहीं हो रहा यार, कुछ नहीं हो रहा। और राजीव जी की सिक्योरिटी पूरी हटा दी थी इन लोगों ने, VP सिंह ने हटाई थी। और राजीव जी के पास सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर होता था, वो भी साथ में मारा गया। सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर पुलिस का, प्रदीप गुप्ता। हाँ, प्रदीप गुप्ता। उस प्रदीप गुप्ता बेचारे को तो मैं उसके घर गया था, क्योंकि मेरे से बेचारा कहता था कि जी अबे ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मेरा क्या होगा सर। मैंने कहा अबे तू इस्तीफा देके आ जाएगी, तुझे अपने साथ रखेंगे, तू परेशान मत हो। मुझसे उनसे तो कह नहीं पाता था, मुझसे कहता था कि उन्हें पता था मैं खास हूँ राजीव गांधी का। तो प्रदीप जो है, तो कहने का मतलब ये है कि एक सब इंस्पेक्टर क्या सिक्योरिटी देगा। तो राजीव जी का वहाँ पे ये असैसिनेशन हुआ। उसके बाद जो मेरा कहना यह है कि इस असैसिनेशन में चंद्रस्वामी का पूरा हाथ था, और जैन कमीशन की लोग रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं। फिर जैन कमीशन जो बैठा था, उसने इतना समय लगाकर, यानी ये तो असैसिनेशन तो हुआ है 91 में, ये रिपोर्ट आई है 98 में आई है रिपोर्ट ये। तो उस रिपोर्ट में उसने इतना समय लगाने के बाद ये रिपोर्ट दी थी कि एक अलग चैप्टर दिया था चंद्रस्वामी पे, चंद्रस्वामी के पास कितना पैसा आया, कैसे उसने ड्राफ्ट जमा किए, उस रात को वहाँ चेन्नई पहुंचा था, उस चेन्नई से क्या संबंध था, और अदनान खशोगी से क्या संबंध था। अदनान खशोगी वो था जो आर्म्स का डीलर था इंटरनेशनल, और अदनान खशोगी और ये मिलकर जो है किस तरह से काम कर रहे थे। बोफोर्स का खेल भी सारा इन्हीं का था, अदनान खशोगी का और चंद्रस्वामी का, राजीव को बदनाम करने के लिए, क्योंकि राजीव ने इनकी गन नहीं खरीदी थी, ये अपनी गन बेचना चाहते थे अदनान खशोगी। और इन सब का संबंध जो है किसी तरह से इजराइल के साथ भी था। तो ये पूरा गेम इंटरनेशनल जो था, तो उस पर जैन कमीशन ने ये दिया था कि इसकी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन वो इंक्वायरी नहीं हुई, क्योंकि नरसिम्हा राव, चंद्रस्वामी नरसिम्हा राव के बहुत क्लोज थे। नरसिम्हा राव जी ने पूरे मामले को दबा दिया, और वो चंद्रस्वामी की इंक्वायरी नहीं हुई। तो मेरा कहना यह है कि आज भी वो देश का प्रधानमंत्री था, वो सिर्फ कांग्रेस का लीडर नहीं था, और देश का प्रधानमंत्री रह चुका था और दोबारा बन सकता था। उसका जो कत्ल है वो हमारे सबके लिए एक सवाल है, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक सर सवाल आ रहा है बीच में आपकी बात से जी। आप फ़लस्तीनी नेता राष्ट्रपति यासर अराफात साहब के बहुत खास आदमी को, जो भारत में राजदूत के लेके गए, राजीव गांधी को जब पता लग गया था आपके साथ बैठ के कि भाई ऐसा होने वाला है जी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, राजीव की क्या? राजीव की प्रतिक्रिया तो ये थी ना, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दो। चंद्रशेखर, हाँ, चंद्रशेखर को NSG हमें दे दो, NSG नहीं दी गई, उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। भाई आप, अगर मैं वो तो कर नहीं सकते थे, घर बैठ जाते, इलेक्शन ना लड़ते, कैंपेन ना करते। लीडर कैंपेन नहीं करेगा क्या? सरकार की जिम्मेदारी है ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। अगर मुझे धमकी आए, मैं और मजे की बात बता दूं, 1990 में जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ, तो मैंने जाके आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में आवाज़ उठाई और लड़ा। मैं, मेरे अखबार में बहुत ज़बरदस्त खिलाफ लिखा। तो कश्मीर के 5 संगठनों ने मेरे सिर पे इनाम रख दिया कि जो JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, अल्लाह टाइगर्स, अल उमर मुजाहिदीन और एक 5वां और था, नाम भूल गया मैं। 5 संगठनों ने इनाम रखा उस वक्त 35 लाख रुपए, किसी ने 5 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 10 लाख। तो 35 लाख का सौदा उस वक्त 1991 आज के 35 करोड़ के बराबर है, रख दिया कि जो शाहिद सिद्दीकी को गोली मारेगा उसको ये इनाम मिलेगा। क्योंकि मैं उनके खिलाफ लिख रहा था कि ये देश के दुश्मन हैं, ये आतंकवादी हैं, और ये अधार्मिक हैं, ये इस्लाम दुश्मन भी हैं। उससे वो बहुत नाराज़ हो गए।
तो मेरा कहने का, तो मैं, अगर मेरे को धमकी मिली थी तो मुझे सिक्योरिटी दी गई ना, मेरे घर में 35 आदमी थे सिक्योरिटी पे, CISF की सिक्योरिटी मेरे घर पे 9 बरस रही, 9 बरस मेरी सिक्योरिटी रही। क्यों रही सिक्योरिटी? क्योंकि हुकूमत को, सरकार को ये पता लगा ना कि शाहिद सिद्दीकी को गोली मारना चाहते हैं। तो अब अगर सरकार को ये पता लगा कि राजीव गांधी को कि जान खतरे में है, सरकार सिक्योरिटी देगी ना, मजाक में थोड़ी उड़ा देगी। राजीव गांधी को मारे जाने से 1 महीने पहले पता लग गया था, उन्होंने भी कोई लापरवाही नहीं बरती, उन्होंने उस वक्त की मौजूदा हुकूमत को बता दिया था कि मुझे सिक्योरिटी दो। वो लापरवाही थी सर उस वक्त की मौजूदा हुकूमत की, या फिर साजिश थी? नहीं, देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। अब इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना। मैं सारी चीज़ें मैं कैसे बता दूंगा? मैंने तो इंडिकेशन दे दिए हैं, जो जो सामने की बातें सामने आती हैं वो मैंने बता दी हैं। अब उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कौन कौन शामिल था। मैं कोई चंद्रशेखर जी पे तो आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चंद्रशेखर जी नाराज थे राजीव गांधी से बहुत, क्योंकि उनकी सरकार गिरा दी थी। सरकार जो गिराई थी उसका भी किस्सा है कि कैसे बाहर पुलिस वाले जो है वो CID खड़ी रहती थी 10 जनपद के बाहर, और एक एक जो भी आ रहा है जो भी जा रहा है उसकी रिपोर्ट पहुंचती थी। जबकि चंद्रशेखर जी बने ही राजीव गांधी की सपोर्ट, तो राजीव गांधी के पास 200 से ऊपर सीटें थी और इनके पास 20 आदमियों की सपोर्ट नहीं थी। चंद्रशेखर को फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उसके बावजूद वो राजीव गांधी की जो है इंटेलिजेंस करा रहे थे अपने CID से। राजीव गांधी का कत्ल होने से, राजीव गांधी के ना रहने से सर जी, सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ होगा? नहीं वो तो सभी को फायदा नुकसान तो बहुत से लोगों को हुआ, उसमें तो मैं नहीं जाता हूँ। सबसे ज़्यादा तो लेकिन अगर देखा जाए तो नरसिम्हा राव को फ़ायदा हुआ। नरसिम्हा राव जो कि सामान बांध चुके थे और जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि मैनिफेस्टो बदल दिया, मैं तो अब रहूँगा नहीं, अपना सामान मैं वापस भेज रहा हूँ और मैं अब राजनीति में नहीं रहूँगा। वो जो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे राजनीति में, वो प्रधानमंत्री हो गए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उन्हीं को हुआ। और उनका जो करीबी था चंद्र स्वामी, जो उनकी नाक का बाल था, उसको फ़ायदा हुआ। और इस सब का करा धरा नरसिंह राव को अपने अंत समय में भोगना पड़ा, दिल्ली में दफन होने के लिए जगह सर वो मैं उसमें नहीं जाता। वो अब मुझसे आप इस पे मेरी किताब के सवाल पूछिए, अगर आप सारी राजनीति पे पूछेंगे तो 4 दिन तक आपका इंटरव्यू चलेगा, खत्म नहीं शाहिद साहब, हाँ। आई विटनेस में और ऐसा आप लोग पढ़ के नहीं आते आई विटनेस में, और दूसरा ऐसा क्या है, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में भी आपने जिक्र किया था कि वो राष्ट्रपति थे लेकिन उनकी कौम उनके साथ नहीं थी, क्या ये सही बात है? नहीं, कौम का सवाल नहीं है। कौम उनके साथ, मैं कौन हूँ बताने वाला कौम थी कि नहीं? जनमानस कहें, नहीं मैंने नहीं लिखा ऐसा। जनमानस कहें, नहीं मैंने नहीं लिखा ऐसा, मैंने ऐसा नहीं लिखा। अच्छा सर, मैंने क्या लिखा वो मैं बता दूं? बताइए। वो आप पूछ लीजिए कि क्या लिखा है। क्या है? मैंने नहीं लिखा जनमानस उनके साथ नहीं था, जनमानस उनके साथ था। जैसा कि होता, हर नेता के साथ भी होता है, खिलाफ भी होता है। ये कहूँगे 100% सिख उनके साथ थे तो गलत है, मैं कहूँ 100% उनके खिलाफ थे तो गलत है। ठीक है भाई, लड़ाई कुछ और थी। वो मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, वो देश के राष्ट्रपति बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने भिंडरावाला को उन्होंने खड़ा किया था। भिंडरावाला उनकी पैदावार था। उन्होंने अकाली दल को डाउन करने के लिए भिंडरावाला को समर्थन दिया, पैसा दिया, जब वो चीफ मिनिस्टर भी थे और बाद में भी, और उसमें अरुण नेहरू का भी हाथ था। तो भिंडरावाला को ऐसा था कि उनका ये था कि जहर को जहर से मारो। अकाली दल अगर धार्मिक है तो हम उससे भी बड़ा धार्मिक ले आएंगे, अगर अकाली दल सिखों का है तो हम उससे भी बड़ा सिख ले आएंगे। तो ये डाला गया आगे भिंडरावाला। और जब भिंडरावाला को खत्म किया गया है तो उसमें ज्ञानी जैल सिंह हालांकि राष्ट्रपति बन चुके थे उस वक्त, जब मूव किए हैं उसमें हरमंदिर साहब में, गोल्डन टेम्पल में, तो इसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति इस बात से नाराज थे, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब पंजाब में समझौता हुआ, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए। अच्छा, राजीव गांधी ज्ञानी जैल सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जो संजय के करीब लोग थे उन्हें पसंद, ज्ञानी जैल सिंह को संजय लाए थे पॉलिटिक्स में, आगे संजय लाए थे, संजय के आदमी थे वो। बाद में अरुण नेहरू का दामन पकड़ लिया था उन्होंने। तो ज्ञानी जैल सिंह को बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, बहुत ऐसे ही थे। लेकिन ये कि राष्ट्रपति बने, वो इसलिए बने कि वो कहते रहे कि मैं तो झाड़ू लगाऊंगा इंदिरा जी के लिए, लेकिन उनका मन कुछ और था। तो अब वो राजीव गांधी ने जब लोंगोवाल समझौता किया, आप लोगों को असल में हिस्ट्री किसी को नहीं पता ना, लोंगोवाल के साथ समझौता किया, पंजाब का समझौता हुआ। राजीव गांधी ने पावर में आते ही सबसे पंजाब का भी समझौता किया, नागालैंड का भी समझौता किया, आसाम का भी किया, चीन के साथ भी किया, चारों तरफ किए। तो संत लोंगोवाल के साथ समझौता किया। इस बात से संत लोंगोवाल ज्ञानी जैल सिंह की बड़ी पुरानी दुश्मनी थी। संत लोंगोवाल ने समझौता किया, संत लोंगोवाल का कत्ल हो गया। संत लोंगोवाल को समझौते के महीने भर में मार दिया गया।
राजीव गांधी को ये थोड़ा शक था कि उसमें ज्ञानी जी का हाथ था, तो इन्होंने ज्ञानी जी की जो है पूरी उनके टेलीफोन और सारी चीज़ें कहते हैं टैप कराने शुरू कर दिए राजीव गांधी ने, गवर्नमेंट ने, सरकार ने। राजीव गांधी तो प्राइम मिनिस्टर थे, सरकार थी। तो जो ज्ञानी जैल सिंह थे उनको ये हुआ कि राजीव गांधी को मैं सबक सिखाऊंगा और इनको सत्ता से हटाऊंगा। तो अरुण नेहरू निकाल दिए गए थे पावर से, अरुण नेहरू और राजीव में टकराव हो गया था। तो अरुण नेहरू और राजीव ने, ज्ञानी जैल सिंह ने हाथ मिला लिया, और यहाँ तक कि एक आर्मी के, मैं नाम अभी मेरी किताब में है, उन्होंने किताब लिखी है इस पर कि उनको ऑर्डर हो गए थे कि आर्मी यूनिट्स लेके आप दिल्ली की तरफ चलो, मूव करो। हाँ, प्रेसिडेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट तो कमांडर इन चीफ है, और ये टेक ओवर करने वाले थे। 250 लोगों के सिग्नेचर कराए गए थे राजीव गांधी के खिलाफ, कांग्रेसियों के। उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन राजीव गांधी को उस षड्यंत्र का पता लग गया। एक छोटी सी गलती की वजह से षड्यंत्र का पता लग गया। उन्होंने जाके कन्फ्रंट किया ज्ञानी जैल सिंह को, और ज्ञानी जैल सिंह ने घबरा के फिर सारी कहानी उलट दी, और नतीजा ये हुआ कि ज्ञानी जैल सिंह का जो ये षड्यंत्र था सेना को दिल्ली मिलके और राजीव गांधी को डिसमिस करने का, और डिसमिस करके वीपी सिंह को या अरुण नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने का खेल था ये, वो खेल षड्यंत्र फेल हो गया। मतलब राजीव अगर सतर्क ना हो, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए, तो ज्ञानी जैल सिंह ने सेना के जरिए सत्ता हथियाने का इंतजाम कर दिया, ये हुआ था उस वक्त। तो ये ज्ञानी जैल सिंह का जो है, लोगों को बाहर अंदाजा नहीं है कि कितना जबरदस्त टकराव था, और इसमें काफी कुछ लिखा गया। मैं पहली बार नहीं लिख रहा हूँ। दिक्कत ये हो रही है कि इंडिया टुडे ने इस पे स्टोरीज की हैं उस वक्त, और किताबें आई हैं, बहुत किताबें आई हैं, उसमें लिखा गया है। मणिशंकर अय्यर ने भी इस पे लिखा है अपनी किताब में, और लोगों ने भी काफ़ी लिखा है। लेकिन हो ये रहा है कि कोई भी आज कुछ पढ़ता नहीं है, बस वीडियो देख के समझते हैं। सर, राजीव गांधी ने खोल दिया सारा, ज्ञानी जैल सिंह कैसे अपना मुंह बचा पाए, अपनी जान कैसे छुड़ा पाए? नहीं, जान क्या छुड़ा पाया, वो राष्ट्रपति थे, क्योंकि ओपनली नंगे कर दिए थे वो। तो राष्ट्रपति थे, तो बहरहाल वो तो इज्जत रखनी थी, राष्ट्रपति रहे वो, और सर हटा दिए, बस खत्म हो गया उनका। डर गए उन्होंने, खेल खत्म हो। जब फेल हो जाता है तो फिर तो जो जहांगीर बादशाह का भी जो बीवी थी नूरजहां, जो इतनी शक्तिशाली थी, जब शाहजहां कामयाब हो गया तो वो एक महल में बंद हो गई। मिसेस गांधी बहुत लौह महिला कहलाई, आयरन लेडी, कहाँ पे सर कमजोर नजर आई? संजय गांधी के और अरुण नेहरू के बीच में कहीं झूलती हुई कभी नजर आई? नहीं, कहीं झूलती हुई कहीं नजर नहीं आई। इंदिरा गांधी पूरी तरह ताकतवर थी, लेकिन इंदिरा गांधी को थोड़ा सा संजय की जो मौत हुई उससे उन्हें झटका लगा। झूलती नहीं नजर आई किसी का। अगर माँ का जो सबसे वैसा बेटा जो विश्वसनीय है, जो उनका सारा काम देख रहा है, अचानक वो चला जाए तो उसकी झटका तो लगेगा ना, नहीं लगेगा? औरत नहीं है वो, इंसान नहीं है। आप लोग क्या समझते? इंदिरा गांधी क्या है? इंसान है ना, माँ तो थी। हाँ, माँ तो है ना, औरत तो है, इंसान है, माँ है। उसको झटका लगा था, तो झटके के बाद उन्होंने चाह के राजीव जगह ले। राजीव तैयार नहीं थे, राजीव पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, राजीव ने इनकार किया। जबरदस्ती उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ाया, उसके बाद भी वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो उन्होंने अरुण नेहरू को आगे बढ़ाया। उन्हें कुछ चाहिए था विश्वसनीय आदमी मिसेस अपने गांधी लिए, को। मिसेस गांधी को। अरुण नेहरू ओवर पावरफुल हो गए फिर, और अरुण नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे इस देश का। उन्हें यकीन था कि इंदिरा गांधी के बाद मैं ही बनूंगा, क्योंकि राजीव ने कह दिया था मुझे इंटरेस्ट नहीं है। राजीव तो दो एक्सीडेंट की वजह से राजनीति में आए। अगर संजय की डेथ ना होती तो राजीव कभी पॉलिटिक्स में नहीं आते, और अगर इंदिरा गांधी की डेथ ना होती और लोग इन्हें जबरदस्ती ना करते तो प्राइम मिनिस्टर का शपथ नहीं लेते। राजीव तो जिस वक्त मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ है, राजीव तो कलकत्ते में थे, कलकत्ते से शाम को आए हैं स्पेशल प्लेन से। तो राजीव को जब इन्होंने कहा कि आप वोट लीजिए, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, माँ की मेरी लाश पड़ी है, मैं वहाँ रहूँगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं प्रधानमंत्री बनने में। तो उस वक्त लोगों ने उन पर दबाव डाला कि इस देश का मामला है, कांग्रेस का मामला है, पूरे इतिहास का मामला है, आपकी जिम्मेवारी है, देश के लिए आपकी जिम्मेवारी है, आपको शपथ लेनी होगी। क्योंकि ये तो ज्ञानी जैल सिंह तो चाह रहे थे शपथ दिलाना अरुण नेहरू को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, यानी जैसे गुलजार लाल नंदा 3 बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने, तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर उन्हें बनाना चाहते थे। लेकिन जब आर.के. धवन वगैरह जाके मिले, ज्ञानी जैल सिंह को धमकाया थोड़ा सा, तो राजीव गांधी को मनाया, जबरदस्ती ले जाके ओथ दिलाया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि लोग राजीव गांधी को जिम्मेवार ठहराते हैं 84 के दंगे के लिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि राजीव गांधी आए, दंगे शुरू हो चुके थे जब राजीव गांधी यहाँ पर आए हैं,
तो शाम को मैंने तो अपनी आंखों से देखा 3:30-4 बजे साउथ एक्सटेंशन पे, और जो मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने का पूरा इलाका है वहाँ पे आग लगनी शुरू हो गई थी। जो INA मार्केट है उसमें लूटमार शुरू हो गई थी, दंगे शुरू हो गए थे। राजीव गांधी आए हैं, आके वो अपनी माँ की बॉडी के साथ 3 दिन तक बैठे रहे, खड़े रहे और अपनी बीवी को संभालते रहे। सोनिया गांधी की गोद में इंदिरा गांधी का खून बहा था। वो लेके गई थी अपनी गोद में लेटा के एम्बेसडर गाड़ी में, और खून से लथपथ हो गई थी उनकी साड़ी और पूरा। तो खून का रिश्ता तो सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी का उस वक्त बना था जब वो खून जो है उनकी गोद में आया था। इंदिरा गांधी का खून सोनिया की गोद में आया था। तो सोनिया वॉज वेरी वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। तो राजीव उन्हें संभाल रहे थे, अपने बेटी को संभाल रहे थे, बच्चों छोटे थे उनको संभाल रहे थे, और अपनी माँ की बॉडी के साथ खड़े थे। तो क्या हो रहा था शहर में? कहने को प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, लेकिन देश का होम मिनिस्टर कौन था उस वक्त? मालूम है आपको? नहीं पता होगा, नहीं, सारे देश को नहीं पता, तो आपको क्या पता होगा? देश का होम मिनिस्टर थे श्री नरसिम्हा राव। जब ऐसा केस होता है तो किसकी जिम्मेवारी होती है? होम मिनिस्टर की होती है। दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में थी? होम मिनिस्टर की थी। क्या किया उन्होंने? पुलिस क्यों नहीं आई? 3 दिन तक पुलिस क्यों गायब रही? क्यों मारते रहे? और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कौन था? यानी असल में प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कौन था? अरुण नेहरू। सारी पावर अरुण नेहरू के पास थी। राजीव तो अपनी माँ की बॉडी के साथ पड़ा था। किसी के अगर मेरी मान लो फैक्ट्री चलती हो और मेरी माँ की या मेरे पिताजी के देहांत हो जाए अचानक, तो मैं फैक्ट्री संभालूंगा कि मेरा मैनेजर संभालेगा? हफ्ता 10 दिन तो मेरा मैनेजर देखेगा ना, जो सबसे बड़ा है ना। वरना अगर कोई गलती हो जाए तो कह साहब आपकी फैक्ट्री थी, आपके मालिक थे, आपने गलती कर दिया, आपने ये क्यों कर दिया? अरे मालिक वो देख रहा था, चेक भी साइन करूंगा, आके मैनेजर कहेगा भाई साहब चेक तो मैं चेक नहीं करूंगा उस वक्त, क्योंकि मैं तो अभी अपने बाप की बॉडी को लेके बैठा हूँ। तो राजीव गांधी को तो सब जिम्मेवार ठहराते हैं, नरसिम्हा राव को क्यों नहीं जिम्मेवार ठहराते? मैं नहीं कहता कि राजीव जिम्मेदार नहीं थे, वो मॉरली वो जिम्मेदार थे, लेकिन एक्चुअली जो जिम्मेदार थे अरुण नेहरू और ये थे। और मैंने किताब में लिखा है कि अरुण नेहरू ने बाहर निकल के, मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर निकल के वो और फौजेदार निकले, और HR भारद्वाज ने मुझे बात बताई है जो लॉ मिनिस्टर थे, कि मैं नीचे बैठा था, वो आए हैं ऊपर से उतर के सीढ़ी से, और ये लोग बाहर खड़े थे। अर्जुन दास एक होता था, बहुत यूथ कांग्रेस का लीडर और बहुत संजय का, वो भीड़ लेके खड़ा था। उनको कहा क्या कर रहे हो, तुम्हारी माँ को मार दिया, तुम चूड़ियाँ पहन के बैठे हो, तमाशा देख रहे हो, ये कह के गाड़ी में बैठ के गए अरुण नेहरू। तो उसके बाद लूटमार शुरू की इन लोगों ने, तो एक तरह सिग्नल दिया लूटमार करने के लिए। तो मैं हैरान ये होता हूँ कि ना तो सिखों ने, ना दूसरों ने, ना पोजीशन ने कभी नरसिम्हा राव और इनका नाम नहीं लिया, क्योंकि सबको पॉलिटिकली सूट करता था राजीव गांधी को निशाना बनाना, और राजीव गांधी सॉफ्ट टारगेट था। राजीव गांधी उस वक्त तक पॉलिटिक्स में आया नहीं था, उसको अंदाजा नहीं था कि किस तरह से मुझे ये मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें लिखी है मैंने किताब में। गजब की चीज़ें हैं जी, ये चीज़ें लोगों को नहीं पता है। चलिए अब बाकी किताब में पढ़ने के लिए छोड़ दीजिए, और थोड़ा सा आप ही बताइए। बस होने को बहुत कुछ है, लोग पढ़ेंगे। मोदी जी का इंटरव्यू बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ी। आखिरी में आपका बता रहा हूँ, आखिरी सवाल समझ लीजिए ये, कि मेरे जीवन में मैंने तो वैसे तो हर प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया है। इसी कमरे में आके गुजराल साहब अक्सर यहाँ बैठे रहते थे मेरे पास, देवगौड़ा जी यहाँ पे आके बैठे हैं, चंद्रशेखर जी कितनी बार बैठे हैं इसी कमरे में। लेकिन मैंने जो 3 मेरे सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू हैं जिन्होंने मेरी राजनीति और मेरे जीवन को प्रभावित किया, एक तो इंदिरा गांधी का इंटरव्यू 77 में, एक जगजीत सिंह चौहान का लंदन में इंटरव्यू 1984 में, 85 में, एक जो है वो श्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2012 में। तो 2012 में सबसे पहला इंटरव्यू मोदी जी का मैंने किया, और वो अकेला इंटरव्यू है। उसके बाद भी, उसके पहले भी मोदी जी ने दंगे के ऊपर किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, 2002 के दंगे के ऊपर। तो मेरा पूरा इंटरव्यू जो है 2002 के दंगे के बारे में। इंटरव्यू कैसे हुआ? क्योंकि मैं तो मोदी जी का विरोधी था, मैं तो अखबार मोदी जी के खिलाफ लिखता था, मैं तो टीवी चैनलों पे जाके उनके खिलाफ बोलता था। तो मैं गया बॉम्बे, शादी में हेमा मालिनी की बेटी ईशा की शादी थी, तो उसमें हेमा मालिनी जी से मेरा बड़ा अच्छा संबंध है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैं शादी में गया वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे दोस्त हैं ज़फ़र सरेश वाला, उन्होंने अपने घर पे मुझे खाने पे बुलाया, और वहाँ सलीम खान साहब, सलमान खान के पिताजी, वो थे, और महेश भट्ट जो फिल्म डायरेक्टर हैं वो। तो हम तीनों चारों लोग बैठ के बात कर रहे थे। महेश भट्ट से मेरी पुरानी दोस्ती है, सलीम खान से भी। सलीम खान मेरा अखबार बहुत पढ़ते थे। तो सलीम खान ने ये कहा कि शाहिद मियाँ ये बताओ, तुम सबका इंटरव्यू करते हो, मोदी जी का इंटरव्यू क्यों नहीं करते?
मैंने कहा मोदी जी मुझे इंटरव्यू क्यों देंगे भाई, वो किसी को नहीं देते, मुझे कैसे दे देंगे। बोले नहीं कोशिश तो करो। मैंने कहा कोशिश क्या करूं, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं कहाँ से करूंगा। बोले मैं अगर उनसे बात करूं, मैंने कहा करिए ज़रूर, मुझे क्या इनकार है, मैं कर लूँगा इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो मैंने कहा लेकिन मैं इंटरव्यू करूँगा सिर्फ दंगे के बारे में। उनका ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात की होगी, जो भी किया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन कोई 10-15 दिन बाद मुझे उनके एक पीए थे, उनका फ़ोन आया कि साहब आप इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहता हूँ, तो आप सवाल भेज दीजिए। मैंने कहा सवाल मैं भेजता नहीं हूँ, मैं तो हाथ के हाथ करता हूँ। तो लेकिन मेरा एक शर्त है कि मेरे सवाल सारे दंगे पे होंगे, मैं गुजरात के विकास पे नहीं करूँगा बात, विकास पे बात करने वाले बाकी चैनल मौजूद हैं, मैं तो सिर्फ दंगे पे बात करूँगा। दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप कहाँ थे, क्यों इतनी आग लगी, क्यों लोग मरे, आर्मी कब आई थी, क्यों नहीं आई, ये सारे सवाल मैं करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है बात करके बताता हूँ। फिर उनका आया कि साहब अच्छा आप कर लीजिए, लेकिन आपको हम रिकॉर्ड करेंगे, आपका हम वीडियोग्राफी भी करेंगे। मैंने कहा वीडियोग्राफी आप कर लो, क्योंकि मैं तो अपना टेप रिकॉर्डर लेके गया था। ये टेप रिकॉर्डर था, अभी भी रखा है ये वाला, ये टेप रिकॉर्डर मेरे हाथ में था, ये फोटो में भी है, मेरा उनके मुंह के सामने ऐसे टेप रिकॉर्डर मैंने कर रखा है। तो ये टेप रिकॉर्डर मैं लेके मैंने मोदी जी का इंटरव्यू गांधीनगर में किया, और उसमें मैंने सारे उनसे सवाल पूछे, सब गोधरा से संबंधित थे। गोधरा से, गुजरात में बाकी जगह जो दंगे हुए, कैसे हुए, क्यों हुआ, सारे उससे संबंधित थे, कोई इससे अलग कोई सवाल नहीं था। मोदी जी ने सबका जवाब दिया। मोदी जी ने कहा कि आपने तो मेरे को जो नानावती कमीशन था उतना इतना मेरे से जिरा नहीं की जितनी आपने जिरा कर ली मेरे से, और कर लिया। खैर मेरी उनसे शर्त ये भी थी कि आप उठ के नहीं जाएंगे, मैं कितना भी केड़ा सवाल पूछूं उठ के नहीं जाएंगे। तो सब केड़े सवाल पूछे, मोदी जी ने जवाब दिया। तो उसके बाद मोदी जी से किसी की हिम्मत नहीं उनसे सवाल पूछ ले या कर ले। तो खैर वो हमारा हो गया, हम आ गए दिल्ली। तो अगले दिन हमारे पास अहमद भाई पटेल, जो कि उस वक्त सबसे शक्तिशाली थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस में क्या देश में सबसे शक्तिशाली थे सोनिया गांधी, और उनके बीच यानी जो अहमद पटेल कहे वही सच होता था, प्रधानमंत्री भी उसी पे चलते थे जो अहमद पटेल कहें। तो अहमद पटेल का फ़ोन आया मुझे, पुरानी मेरी ताल्लुकात थे राजीव गांधी के वक्त से बहुत थे, हम साथ साथ हमने राजनीति भी की, सब किया। बोले शाहिद भाई आ जाऊँ आपके यहाँ, कबाब खिलाओगे। उनका यही होता रहा, भाई कबाब खिलाओगे। तो मैंने कहा आ जाओ यार, कबाब तो नहीं है मेरे यहाँ लेकिन आ जाओ। तो आए रात को 12 बजे आके उन्होंने कहा कि ऐसा शायद भाई आपने इंटरव्यू किया मोदी जी का। मैंने कहा कि आपको कैसे पता लगा। बोले हमें सब पता लग जाता है, सीआईडी उनकी काम कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी थी, और आप एक बात करो, आप इंटरव्यू मत छापो। मैंने क्यों नहीं छापूंगा यार। बोले नहीं आपको नुकसान हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ आपका बड़ा फ़ायदा होगा, आप इंटरव्यू मत छापो। मैंने कहा इंटरव्यू तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा, ये तो ऐसा इंटरव्यू किसी को हुआ नहीं, मैं तो छापूंगा। बोले नहीं आप बहुत मुझे समझाते रहे, मुझे एक तरह का ये भी दिया कि उस वक्त समाजवादी की सरकार आ गई थी, अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए थे, मैं समाजवादी में वापस आ चुका था। तो छः राज्यसभा होनी थी, एक 7वीं भी आधी थी उनके पास, कांग्रेस की मदद से 7वीं भी हो जाती। तो मुझे एक तरह का उन्होंने इशारा दिया कि भाई आप राज्यसभा आपको दोबारा नहीं आना क्या, तो आप राज्यसभा, अहमद पटेल साहब ने, अहमद पटेल ने कहा तो आप इंटरव्यू किल कर दो। मैं इंटरव्यू किल नहीं हुआ, अहमद पटेल चले गए, मैंने इंटरव्यू छाप दिया। 3-4 दिन बाद मेरा वीकली था, क्योंकि आया इंटरव्यू जैसे ही छपा मुझे खड़े खड़े समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये मेरे साथ हुआ। और मोदी जी उसके बाद मुझे जब भी मिले बोले भाई इस आदमी का मेरी वजह से बहुत नुकसान हो गया। तो मैंने कहा मोदी जी और नुकसान करा लूँगा, आप देश का फ़ायदा कराओ, मैं नुकसान और झेल लूँगा। मोदी जी ने ये और बता दूँ आपको कि 2014 में पीयूष गोयल जी यहाँ पे पंडारा रोड पे रहते थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप मेरे साथ नाश्ता कर लो कर। मैंने क्यों। बोले अमित शाह जी आ रहे हैं, आपसे बात करनी है। तो मैं उनके यहाँ गया, पंडारा रोड पे पीयूष गोयल जी के यहाँ। अमित शाह जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि आपको पार्टी में लेना है, आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारा फेस होंगे वगैरह वगैरह, हमारी सरकार बनने वाली है, सरकार तब तक बनी नहीं थी, और आप हमारे साथ आ जाइए। और राजनाथ सिंह उस वक्त अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनसे बात हो गई है, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ज्वाइन कराएंगे। मैंने कहा साहब दिक्कत यह है कि मैं समाजवादी से 70% सहमत था, फिर वहाँ नहीं रह सका, आपसे 70% असहमत हूँ। तो आपके यहाँ या तो कल को आप निकालोगे या मैं निकलूँगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपके यहाँ आके बात बनेगी नहीं।
तो इसलिए मुझे बाहर ही रहने दीजिए। मैं जो आपके अच्छे काम होंगे उनका समर्थन करूंगा, जो गलत काम होंगे उनका मैं सवाल उठाऊंगा, क्योंकि पार्टी में रहने के बाद मैं ऐसा नहीं कर कुछ नहीं पाऊंगा। बोल पाएंगे। इसलिए मैं पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की, और मुझे बल्कि खुशी है कि मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मैं आज़ादी से आज ये किताब ना लिख पाता। और मैंने ये किताब जो लिखी है, जिसको कहते हैं आई विटनेस, मेरे नाम का मतलब है शाहिद, और शाहिद का मतलब होता है गवाह, विटनेस। और आई वर्ड पे मैंने प्ले किया है, आई, ये आंखें मेरी, आई विटनेस, आंखों देखी, आंखों मतलब उसका देखी, कवर भी जो और बनाया आई, गया और है। मैं विटनेस। तो ये जो है ये उसकी कहानी है। तो ये आई विटनेस जो है, इसमें ये सारे किस्से थोड़े से आपको बताए हैं, लेकिन बहुत कुछ है। किताब पढ़िए, लेकिन जानिए, तो आपको बहुत कुछ समझ में शाहिद आएगा। सर, आपने ये तो बताया कि कैसे निकाले गए या हटे समाजवादी पार्टी से, गए कैसे, नहीं, पहुंचे कैसे? समाजवादी पार्टी में तो मैं 99 में पहले गया था। उसके बाद में जब न्यूक्लियर, मुझे राज्यसभा भी दी थी मुलायम सिंह जी ने। मुलायम सिंह जी से मेरा शुरू से संबंध था, बहुत पुराना। जब वो 82 83 में उन्होंने यात्रा निकाली, तब से मेरे अखबार में आते थे, इंटरव्यू देते थे, मुझसे बात करते थे। जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैंने उनका समर्थन किया। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध था। उनको पहली बार मुझे, अब बड़ी लंबी कहानी है वो भी, मुझे पहली बार एचएन बहुगुणा ने मिलाया था अपने घर पे। मुलायम सिंह से बोले देखो ये बहुत आगे जाएगा। उस वक्त मुलायम सिंह बिल्कुल यंग थे और मैं बिल्कुल ही लड़का था। तो बहुगुणा जी ने कहा इस बहुत आगे जाएगा, इसको ज़रा सा उठाओ। मुलायम सिंह को बहुत, ये इसके ग्राउंड पे बड़ी पकड़ है, ज़मीन पे इसकी बड़ी सब समर्थन है। तो मैं उस वक्त तक मुलायम सिंह को जानता नहीं था। तो मुलायम सिंह से मेरा संबंध रहा। मैं समाजवादी पार्टी में 99 में आ गया था। जब मैंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया, मैं समाजवादी, मेरे पास मुलायम सिंह और अमर सिंह मेरे पास इसी घर में आए थे कि आप हमारी मदद कीजिए, हम इलेक्शन होने वाला है। तो मैंने ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया था, नेशनल जनरल सेक्रेटरी मुलायम सिंह जी ने। 2009 में, 2008 में जब ये न्यूक्लियर डील पे अचानक पलटी खाई अमर सिंह जी ने और मुलायम सिंह ने, और विरोध करते करते समर्थन शुरू कर दिया, तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था समाजवादी पार्टी से, क्योंकि मैं न्यूक्लियर डील को देश हित में नहीं समझता था। मैंने मानता था कि न्यूक्लियर डील से हम अमेरिका के चुंगल में फंस जाएंगे और हमें कोई फ़ायदा आगे नहीं होगा। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा वेस्ट के। तो हमने इस्तीफ़ा दे दिया था, हम आ गए थे बाहर। लेकिन दोबारा मैंने समाजवादी पार्टी 2011-12 में ज्वाइन कर ली थी, और तभी ये फिर मुझे निकाल दिया गया जब ये मोदी जी का इंटरव्यू किया था जी। नेपाल में बवाल है, थोड़ा सा आप जरूर हमें बताएं कि भारत और नेपाल में, मतलब नेपाल की पूरी जनता 2 दिन के अंदर खत्म कर देती सत्ता को, थोड़ा सा आप यह अगला, अब एक और इंटरव्यू कर लीजिएगा, उसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तीनों जगह एक ही जैसी बातें हुई हैं। उसके ऊपर मैं आपसे करूंगा। पूरे इंटरनेशनल भी जो गेम चल रहे हैं, चाइना और अमेरिका के बीच जो एक युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध। पहले शीत युद्ध होता था रूस और अमेरिका के बीच, आज शीत युद्ध जो है, कोल्ड वार, वो चाइना और अमेरिका के बीच हो रही है। किसका कंट्रोल कहाँ पे कितना होगा, तो उस युद्ध के अंदर जनता भी इस्तेमाल हो रही है, ये आंदोलन भी बन रहे हैं, खेल हो रहे हैं बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि अचानक रातों रात लाखों लोग सड़कों पे निकल आए और लाखों सब कुछ हो गया और सब कुछ हो गया। इसके पीछे खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें होती हैं, और वो होता है। इसके ऊपर बात करेंगे। नेपाल में सर थोड़ा सा तो नेपाल में जो कुछ हुआ है वो नेपाल, होता ये है कि जो सत्ता में आ जाते हैं, हमारे क्या हो रहा है सब कॉन्टिनेंट में, जो पावर में आ जाते हैं, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, करप्शन करते हैं, समझते हैं कि अब तो हम हमेशा के लिए हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आहिस्ता हो ये गया कि आज के ज़माने में जो पूंजीपति है, पैसे का इतना ज़्यादा रोल हो गया है पॉलिटिक्स में। पहले भी होता था लेकिन ऐसा नहीं होता था। आज पूंजीपति सीधा कंट्रोल करता है पॉलिटिक्स को। तो पूंजीपति के लिए काम करता है देश के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, और वो जो है पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं करते। जहाँ पे चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे ये हो, जब देश की 80% संपत्ति जो है 10% लोगों के हाथ में चली जाएगी, तो 90% कहीं तो जाके फटेगा। तो ये जो लोगों का गुस्सा है, ये फटना था, ये फटा है। और उसके लिए कुछ छोटे से माचिस की एक चिंगारी चाहिए होती है, उसमें कारण मत ढूंढो कि साहब ये इसलिए हो गया। अरे बारूद तैयार था, एक चिंगारी की ज़रूरत थी, चिंगारी आ गई और बारूद फट गया। तो नेपाल में ये अब हो रहा है, और अब इसके नतीजे क्या होंगे। चाइना भी अपने गेम खेल रहा है, चाइना कंट्रोल करना चाहता है नेपाल पे। भारत के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है नेपाल को कंट्रोल में रखना, और अमेरिका भी इधर देख रहा है, क्योंकि अमेरिका चाइना को घेरना चाह रहा है, तो उसकी भी नज़रें हैं। तो ये सारे इस हिमालय की गोद में जो है बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो है
षड्यंत्र इस वक्त हो रहे हैं। अब उसके देखें नतीजे क्या निकलेंगे, अभी बहुत जल्दी है। नेपाल की अस्थिरता सर भारत के लिए कितनी खतरनाक नहीं, है? कोई खतरनाक नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए अपनी स्थिरता जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। हम अगर बेरोजगारी इसी तरह बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, लोगों के हालात ठीक नहीं होंगे, तो कहीं हमारा भी जो है वो फटेगा। हम नेपाल इतना छोटा है, भारत इतना बड़ा है कि नेपाल से हम प्रभावित नहीं होते, हमसे नेपाल प्रभावित हो सकता है। तो लेकिन अभी ये जो समझा जा रहा है कि कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि वहाँ हिंदू राष्ट्र वापस आ गया, हिंदू राष्ट्र वापस नहीं आएगा, कुछ और ही वहाँ पे शक्ल आएगी। अब वो क्या शक्ल लेगी अभी बहुत जल्दी है कहना, उस पर ज़्यादा बात करना मैं समझता हूँ कि वो बहुत समझदारी की बात नहीं है। ये थे शाहिद सिद्दीकी साहब, जो राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे हैं, लेकिन उससे पहले खांटी पत्रकार रहे हैं। और अगर पत्रकार ना होते तो शायद देश की हर राजनीति, हर वक्त की राजनीति और हर नेता की नब्ज के बारे में, उसकी चाल के बारे में पता नहीं होता। शुक्रिया जी, बहुत बहुत स्टेट में धन्यवाद। हिंदी से बहुत बात शुक्रिया, करने के लिए। बहुत शुक्रिया।